शाम 4 बजे सचिवालय में एक बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि जिला विकास प्राधिकरण में नियमों में ढील के मामले पर फैसला हो सकता है। साथ ही नई निर्यात नीति पर भी आज मुहर लग सकती है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, आज कैबिनेट की बैठक है। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है? देखिए नीलू, आज की बैठक में पर्यटन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य के विभिन्न प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो जिला विकास प्राधिकरणों को लेकर है कि जिला विकास प्राधिकरणों के कुछ नियम शिथिल किए जा सकते हैं। जिस तरह पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी गैरसैंण में कि जिला विकास प्राधिकरण में जो नक्शे पास होते थे उसकी बाध्यता को समाप्त किया जाएगा, तो इस पर आज कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य प्रावधान भी जिला विकास प्राधिकरणों में हैं, जिनके चलते पहाड़ों में लंबे समय से लोग जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जो इसके नियम है वो पहाड़ की भौगोलिकी के अनुरूप नहीं है। आज इनमें संशोधन हो सकता है, बहुत सारे नियम शिथिल किए जा सकते हैं। क्या कुछ राहत जनता को मिलेगी, आज की कैबिनेट में साफ इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अलावा एलटी शिक्षकों के लिए अभी तक जो कला विषय के जो छात्र थे उनके लिए बीएड की अनिवार्यता होती थी। आज इसमें भी इस नियमावली में भी संशोधन हो सकता है और जो कला विषय के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। बिल्कुल सुनील, तो कहा जा सकता है बहुत सारे मामलों में आज की जो ये कैबिनेट की बैठक है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर शासन को लेकर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर में सीएम विधानसभा क्षेत्रों और जिलों में प्रवास करेंगे, जिसे देखते हुए सीएम ने सभी विभागों के सचिवों की योजनाओं में तेजी से काम के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रभारी सचिवों ने कहा कि वो जिलों का दौरा करें। विभागों के हेड को निर्देश दिए गए कि विभागीय योजनाओं की समीक्षा करें। वहीं दोनों मंडल के कमिश्नर को विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से समीक्षा के निर्देश दिए गए। सीएम की तरफ से ये निर्देश है। मंगलवार को ये निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महीने के अंत में 3 दिन के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। नड्डा के दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में हो, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी 2022 में ही चुनावी शंखनाद करने जा रही है। इसकी पहली तस्वीर नवंबर के अंत में देखने को मिलेगी, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो करेंगे जो एक राजनीतिक नेता करता है। अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, अपना फीडबैक लेंगे, कैसे हम चुनाव की रणनीति बना रहे हैं उसको चेक करेंगे और हमारे बारे में और जो हमारे विचार के संगठन है उनसे बातचीत करेंगे, कैसे क्या कर रहे हैं। हालांकि नड्डा के दौरे की अंतिम तारीख तय होना अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि 3 दिन उनका दौरा 2022 की रूपरेखा काफी हद तक तय कर देगा। यही वजह है कि इस दौरे पर विपक्षी कांग्रेस की भी निगाह है और उसके नेता अभी से इस दौरे पर सवाल उठाने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आ जाए, वो बताएं देश में उनका क्या योगदान बताएं। आ जाने से थोड़ी होता है कि आरएसएस की ये रीति नीति है, बीजेपी की रीति नीति है तो आप रखे रहिए। 2 मेंबर थे, इस समय सरकार में आ गए, ठीक, लेकिन ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसकी सोच की पार्टी एक ही है, कांग्रेस। विपक्ष भले ही नड्डा के दौरे पर सवाल उठाए, लेकिन असल मायनों में बीजेपी की तैयारियां कांग्रेस के लिए 2022 में कड़ी चुनौतियां पेश करने वाली हैं। नड्डा के प्रस्तावित 3 दौरे से साफ है कि बीजेपी उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए किस हद तक गंभीर है। ऐसे में सत्ता पाने के लिए विपक्षी कांग्रेस को कड़े संग्राम से गुजरना होगा। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी से सरकार और संगठन को उम्मीद है अब दलित वर्ग बीजेपी के साथ और जुड़ेगा, जो 2022 के लिए बीजेपी को और मजबूत करेगा। राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। यानी 2022 में चुनाव जीतना कैसे है, ये रणनीति बनाने में दुष्यंत कुमार गौतम का रोल अहम होगा। लेकिन बीजेपी इसमें जातिगत वोट को भी तलाश रही है। यानी जिस राज्य में ब्राह्मण ठाकुर सत्ता की धुरी हो, वहां दलितों को जोड़ बीजेपी निचले तबके तक अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है।
मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। दुष्यंत जी हमारे बड़े सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं, बहुत विनम्र और शांत स्वभाव के हैं। उनके आने से उत्तराखंड राज्य में एक नई ऊर्जा आएगी और एक नए वर्ग तक भाजपा की पहुंच और तेजी से आगे बढ़ेगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी की नजर उस दलित वोट बैंक पर है जो कांग्रेस का पक्का वोट माना जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो करीब 1 करोड़ की आबादी वाले राज्य में एक अनुमान के मुताबिक 35% ठाकुर, 25% ब्राह्मण और 17% दलित हैं, जबकि 23% में ओबीसी और अल्पसंख्यक शामिल हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों में 15 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 13 सीटें एससी और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, जिनमें पुरोला, भगवानपुर और चक्राता से कांग्रेस के विधायक हैं। यानी 15 में से सिर्फ 3 आरक्षित सीट कांग्रेस के पास हैं। तो यहाँ ब्राह्मण और ठाकुर, आप चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, सरकार और संगठन का आकार जो है ना, इन दोनों जो बड़े जाति वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, उसी पर केंद्रित रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, एक बड़ी लीडरशिप आती है किसी जाति वर्ग से तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव रहता ही है। और 2022 नज़दीक है तो लगता है उनको कि राह आसान हो जाएगी अगर ये वोट बैंक हमारे साथ जुड़ता है तो। उत्तराखंड में दलित फैक्टर भले ही सत्ता के केंद्र में न रहा हो, लेकिन सत्ता के लिए हर समीकरण को सेट करने वाली बीजेपी दलित को साथ लेकर संदेश के साथ सियासत को साधना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब बात करते हैं चारधाम रोड परियोजना की। तो ऑल वेदर रोड में तोता घाटी में रोड कटिंग सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। 8 महीने बंद करने के बाद भी ज्यादा काम इस पर अब तक नहीं हो पाया है और यात्रा पूरी होने के बाद फिर से तोता घाटी में हाईवे को बंद करने की तैयारी चल रही है। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच ऑल वेदर रोड में तोता घाटी चट्टान सबसे बड़ी टेंशन बनी है। 8 महीने रोड बंद रखने के बाद तोता घाटी में काम न के बराबर ही हुआ है। इस पैच में कटिंग का काम एनएच के इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बना है और रोड बंद होने से ट्रैफिक को नरेंद्रनगर रूट पर डाइवर्ट किया गया है। लेकिन स्लाइडिंग रॉक होने की वजह से तोता घाटी मजदूर से लेकर अफसर तक के लिए टेंशन बनी हुई है। ये जो मिट्टी है ना, वो कच्ची मिट्टी है। रोड कटिंग जैसे हम पूरा करने के लिए चलते हैं, मशीनें चलती हैं तो वाइब्रेशन से ये मिट्टी फिसलती है। रोड बार बार जाम इसी चक्कर से होता है। फिर अगर ज़्यादा लोड इस पे डालते हैं तो नीचे की ढांगे गिर जाती हैं। तोता घाटी का तो पिछले 4-5 महीने से काम हमारा वो गतिमान था, किंतु जो वर्टिकल रॉक है वो और लगभग 30-40 मीटर हाइट है, तो उसकी वजह से बहुत ही चैलेंजिंग है। और इसमें जैसे हम लोग कटिंग करते हैं उसी के साथ साथ ही वैली साइड में भी डैमेजेस होती हैं। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और फिर एक बार तोता घाटी रूट को बंद करके इस पर काम किया जाएगा। लेकिन ऊंची और ढलान पर रोड कटान कब और कैसे पूरा होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच ऑल वेदर रोड में जो सबसे बड़ा पैच है वो पैच है तोता घाटी वाला पैच, और इस पैच में कटिंग का काम सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है एनएच के लिए। खास बात यह है कि एक तो ये सीधी चट्टानें हैं और इन चट्टानों में कटिंग एक बड़ी मुश्किल है। सिंगल जो हल्के वाहन उनके लिए ये ट्रैफिक खोला गया है, लेकिन उनके लिए भी तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। 8 महीने बाद भी अभी तक ये उस स्थिति में काम नहीं पहुंच पाया कि इसे पूरी तरह स्मूथ माना जाए। वहीं इस चट्टान की अगर आप गहराई का अंदाजा तस्वीरों से देख सकते हैं कि लगभग 3 किलोमीटर की वैली है और ये इतनी गहरी खाई है कि एक छोटी सी चूक आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सुविधा तो ठीक है, सरकार ने ठीक सोचा। देखो पहाड़ों में उससे बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इन जगहों तो बहुत सही काम हुआ जहाँ इन्होंने रोड बंद नहीं किया। जहाँ रोड चल रहा था वहाँ तो 1 घंटे काम हुआ, चाहे 12 घंटे में 3 घंटे काम हुआ, लेकिन बहुत। ऑल वेदर रोड केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और चारधाम के साथ सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण सड़क है। लेकिन तोता घाटी समेत तमाम जगहों पर सड़क न तैयार हो पाना आम लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तोता घाटी देवप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और नैनीताल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की पसंद है। नैनीताल शहर ने अपने 179 साल पूरे कर लिए हैं। छोटी विलायत यानी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी ने इन सालों में काफी उतार चढ़ाव भी देखे।
छोटी विलायत के नाम से मशहूर नैनीताल शहर ने अपनी बसासत के 179 साल पूरे कर लिए। साल 1823 में अंग्रेज अधिकारी ट्रेल ने इस शहर को खोजा, लेकिन साल 1841 में अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत शहर को दुनिया के सामने पेश किया। कहा जाता है कि उस समय नरसिंह थोकदार के पास नैनीताल का स्वामित्व था, लेकिन पीटर बैरन ने नरसिंह को डरा धमकाकर शहर को अपने नाम करा दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस शहर को न सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, बल्कि नैनीताल को छोटी विलायत का भी दर्जा दिया और इस शहर के बेहतरी के लिए हर साल युवा इस दिन को खास मनाते रहे हैं। अगर हम मिलजुल के अपने शहर को अपनी तरह समझे कि ये भी जीवित है, तो इससे हम शहर को जोड़ने में और अपने जो ताल है, जो मेन इसकी भूमि है, मतलब ताल से ही सब कुछ है, तो उसको हम संरक्षित कर सके। दरअसल बसासत के साथ नैनीताल शहर ने कई उतार चढ़ाव भी देखे। 1867 में भूकंप का झटका मिला तो 1880 में भारी भूस्खलन में 151 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। शहर को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने 64 नालों का निर्माण किया, तो साल दर साल शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। अब नैनीताल चारों तरफ से भूस्खलन की चपेट में है। खतरे नैनीताल के सामने हैं। बाहर तो दिखने में चलो ठीक है, हम रंग रोगन कर देंगे, बिजलियों से इसे जगमगा देंगे, लेकिन नैनीताल का अगर इस तरह से अगर है तो अगले 50 साल बाद इस शहर का अस्तित्व खत्म हो जाने वाला है। यहाँ नैनीताल शहर 179 साल का हो गया है। ग्रीन जोन में अतिक्रमण से अब फिर इसके अस्तित्व पर बड़ा खतरा पैदा होने लगा है। बेहतर होगा कि सभी लोग स्वयं जागरूक हों, ताकि सवाल न खड़ा हो सके कि क्या कल नैनीताल बच पाएगा या नहीं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में गुलदार का दीवार पर चहलकदमी जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो नैनीताल के पंगूट रोड का है, जहां गुलदार पॉलिटेक्निक कॉलेज की सुरक्षा दीवार में घूमता दिखाई दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा दीवार के ऊपर कटीले तारों को लगाया गया, बावजूद इसके लेपर्ड शिकार की तलाश में घूम रहा है। शहर के पास गुलदार की धमक से लोगों में अब दहशत है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। को एक रंग में रंगने में लगा है, जिससे सांस्कृतिक नगरी को एक नई पहचान मिल सके। अल्मोड़ा शहर अब अपने एक नए रंग रूप में नजर आ रहा है। जिला विकास प्राधिकरण ऐतिहासिक शहर और प्रसिद्ध धौल छीना बाजार का रंग रोगन करने में जुटा है। बाजार को एक नया रंग देकर खूबसूरत बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को भी लुभाया जा सके। फसाड हम लोग इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, तो इसमें अल्मोड़ा मार्केट में हम लोगों ने लगभग 15 घरों को इसमें हम लोगों ने पेंट कराया है और इनको कलरफुल हम लोगों ने डिज़ाइन में कराने की कोशिश की गई है। लोगों से सहमति ली गई है और लोगों के द्वारा काफ़ी इसमें हर्ष एक सेल्फी पॉइंट्स के रूप में भी इसको उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, हम लोगों ने धौलछीना बाजार में भी फसाड इम्प्रूवमेंट में काम किया गया। शहर में कई घर लकड़ी के बने हुए हैं, जिन्हें कई रंगों में रंगा गया है। अब विकास प्राधिकरण से व्यापारी भी खुश है कि उन्हें अपनी दुकानों और घरों पर रंग रोगन खुद नहीं कराना पड़ेगा और पूरी बाजार भी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है। धौलछीना को आइडियल स्वच्छ विलेज के तौर पर पूरा कलर हमने एक दुकानों का सारे एक कलर पर हमने उनको प्रदर्शित करने की प्रयास किया है और सारे दुकानों का हम बैनर भी एक उसमें बनवाना चाह रहे हैं, बोल्ड जो भी दुकान के नाम होंगे। तो उसके बाद हम स्वच्छता पर विशेष हमारा फोकस है, उस पर हम जिला प्रशासन और इनका काफ़ी आभारी हैं। उन्होंने हमारे मार्गदर्शन पर पूरे बाजार को एक कलर पर कर रहे हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की पहचान यहाँ बनी पुरानी लकड़ी के घरों से भी होती है। शहर और बाजार को एक रंग में रंगने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और पौड़ी के सतपुली में कल से 4 दिवसीय मेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने जा रहा है। सतपुली के बांगघाट इलाके में होने वाले इस फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून्स, माउंटेन बाइक से लेकर तमाम तरह के एयर और वाटर स्पोर्ट्स किए जाएंगे। मेगा फेस्टिवल में 13 राज्यों से आए खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 19 से 22 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया जाएगा। एरोस्पोर्ट उसमें एक पार्ट उसका रहेगा, जिसमें पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और अल्ट्रालाइट और हॉट एयर बैलूनिंग और साथ में MTV
और ट्रेल रनिंग जो गांव की पगडंडियों में लोग दौड़ेंगे और कयाकिंग होगी और एंगलिंग की ऐसी प्रतियोगिता हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दुर्लभ वन्य जीवों का कुनबा किस तरह बढ़ रहा है, इसकी बानगी यहां के एक पर्यटन जोन में देखने को मिली, जहां पहले दिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर से आए मेहमानों को 2 भालू के दीदार हुए, तो वहीं इस जोन में मंगलवार को एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ जंगल में रोड क्रॉस करती दिखाई दी। इससे पर्यटक भी अब रोमांचित हुए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की फेज 4 की जो गणना है एक बार फिर से शुरू की जाएगी। यहां पर कैमरा ट्रैप के द्वारा ये गणना की जाएगी। बीते साल हुई गणना में करीब 252 बाघ होने की पुष्टि हुई थी। इस बार ये गणना टाइगर रिजर्व में दिसंबर माह में शुरू की जाएगी, जिसके लिए कवायद अब शुरू की जा रही है। कोरोना काल में खान पान को भी ऐसा करने की प्रेरणा दी गई जो आपको स्वस्थ रखे। इसी मूल मंत्र पर पहाड़ में बड़ी मुंगौड़ी बहुत कारगर साबित हो रही है। नैनीताल की लीला शाह का वोकल फॉर लोकल का एक कदम रोजगार में बदल गया। कई सालों से पहाड़ की बड़ी मुंगौड़ी का कारोबार कर रही लीला शाह की बड़ियों की डिमांड अब और बढ़ गई है। सर्दी भगाने और बीमारियों को दूर करने का ये रामबाण इलाज माना जाता है। अब इन बड़ी मुंगौड़ी के मुंह मांगे दाम भी मिल रहे हैं। इसकी डिमांड तो बहुत टाइम से बढ़ते ही जा रही है। मतलब 40-45 रुपए से मैंने शुरू करा था ये बिजनेस। मतलब खाली थोड़ी ऐसी जैसी सब लोग सोचते हैं कि चलो हम भी कुछ करें, तो उससे बढ़ते बढ़ते आज मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है। देश विदेश में मेरी बड़ियाँ जाती हैं और सब इतना स्वाद से खाते हैं कि मतलब कहते हैं कि क्या डालते हैं तुम इस बड़ियों में। दरअसल पहाड़ में सर्दी आने के साथ गांव घरों की छतों पर बड़ी मुंगौड़ी बनाई जाती है। भूजा, पेठा, ककड़ी, लौकी, उड़द और मूंग दाल से तैयार बड़ी मुंगौड़ी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर होती है। ये पेट संबंधी बीमारियों में तुरंत फायदा पहुंचाती है। इन बड़ियों में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। तो इसमें जो हमारी प्रोटीन है, जो हमें जो मेन है जो प्रोटीन है या उसमें एंजाइम्स है, तो एक कंप्लीट चीज़ हमें एक छोटी सी दाने जो बड़ी